प्रतिभा अपने दोनों बेटे मनीष और प्रतीक की शादी करवा देती है और पायल और पूनम को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। जहां पायल जॉब करती है वहीं पूनम एक हाउसवाइफ है जो घर का काम करती है। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब अगर भगवान का बुलावा भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। कम से कम इस बात की शांति रहेगी मुझे कि मेरे बेटों को देखने के लिए कोई है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन पायल शाम को अपने ऑफिस से लौटते वक्त कुछ शॉपिंग करती हुई आती है। आज बहुत दिनों के बाद इतने कपड़े लिए हैं मैंने, मन खुश हो गया शॉपिंग करके। पायल अपने पूरे बेड पर कपड़े बिखेर देती है और नहाने चली जाती है। इतने में ही पूनम पायल के कमरे में आ जाती है और कपड़े देखकर उसका मन भी मचलने लगता है। लगता है भाभी आज अच्छी खासी शॉपिंग करके आई है। मुझे भी शॉपिंग किए कितना वक्त हो गया है। कल मैं भी जाऊंगी प्रतीक के साथ शॉपिंग पर। पूनम एक एक ड्रेस उठाकर देखने लगती है और अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखती है। तभी पायल नहाकर बाहर आती है और कहती है, कैसे लगे कपड़े? अच्छे हैं ना? पता है मेरी पूरी सैलरी इसी में चली गई। सैलरी आने के साथ ही खर्च हो गई। बहुत अच्छे हैं भाभी। वैसे कल ना मैं भी शॉपिंग पर जा रही हूँ। अच्छा है, जाओ जाओ। पता है बहुत ऑफ़र चल रहा है बगल वाले मॉल में, तो एक बार ना वहाँ ज़रूर जाके आना। पूनम के दिमाग में बस कपड़े घूमने लगते हैं और रात में जैसे ही प्रतीक आता है पूनम उसके पीछे शॉपिंग करवाने के लिए पड़ जाती है। ठीक है बाबा, कल हम भी चलेंगे, लेकिन बस एक ही ड्रेस लेना। नहीं, भाभी ने इतने सारे कपड़े लिए हैं लेकिन किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया, ना ही कुछ कहा। प्रतीक उस वक्त तो पूनम से कुछ नहीं कहता, बस मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन पूनम प्रतीक के साथ शॉपिंग पर जाती है और दम भर शॉपिंग करती है। अब एक साल के लिए कपड़े भूल ही जाओ। अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्च हो गया है। पूनम प्रतीक की बातों को इग्नोर करके चल देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ पायल हुडा की एक लिपस्टिक खरीद कर लाती है। पायल के पास नई लिपस्टिक देखकर पूनम के मन में भी भंवरे उठने लगती है और वो तुरंत अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी मेरी ना सारी लिपस्टिक ख़त्म हो गई है, मुझे अब नहीं चाहिए। अच्छा, कल जाकर ले आना। मुझे भी कुछ काम है, हम साथ में चलेंगे कल। अगले दिन पूनम सुबह पहले ही तैयार होकर बाजार जाने के लिए खड़ी हो जाती है और पूनम को तैयार देखकर प्रतिभा कहती है, अरे शाम को जाना है और तू अभी से तैयार होकर खड़ी हो गई। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, पहले काम तो सलटा ले। वो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं रेडी हो गई। बिल्कुल बच्ची है तू। शाम में दोनों सास बहुएं शॉपिंग पर जाती है। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिलिंग के समय प्रतिभा को लिपस्टिक का रेट पता चलता है तो वो अपने कलेजे पर हाथ रख लेती है। अरे इतनी महंगी लिपस्टिक कौन लगाता है बहू, कोई सस्ती सी ले लेती। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतनी महंगी लिपस्टिक नहीं ली। एक खरीदने के लिए सोचना पड़ता है और तूने दो दो ले लिया। मम्मी जी, भाभी जी तो इसी कंपनी की लगाती है। प्रतिभा कुछ नहीं कहती और दोनों वहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। अब पूनम की नज़रें पायल के ऊपर ही रहती। जो भी चीज़ पायल के पास होती वो पूनम को चाहिए होती है। इसी तरह घर का माहौल बिगड़ने लगता है। एक दिन पायल आईफोन लेकर आती है। पायल के हाथ में आईफोन देखकर पूनम पागल हो जाती है। उसकी आंखें टिमटिमाने लगती है और उसी वक्त वो प्रतीक के पास पहुंच जाती है और अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर कहती है, मुझे आईफोन चाहिए, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। ये कौन सा तरीका है? जब देखो तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है, कभी ये तो कभी वो। अच्छा, तो भाभी को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? वो भी तो दिन भर कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। मैं घर पर रहती हूँ इसलिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं ना? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि रोज़ फिजूल के उड़ा सकूँ। भाभी कमाती है इसलिए वो खर्च करती है। तुम भी कमाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे फ़ोन लेने के पैसे नहीं है। अब पूनम तमतमा जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी मुझे भी भाभी की जैसा आईफोन चाहिए। ये आईफोन कितने का आता है? बस 1 लाख का। क्या 1 लाख? दिमाग तो तेरा ठिकाने पर है ना? अरे बहू इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल रोज़ रोज़ तुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उड़ाने के लिए फिजूल में? अच्छा,
मैंने कुछ मांग लिया तो वो फिजूल खर्च हो गया। और भाभी रोज कुछ न कुछ खरीदती है, वो कुछ नहीं, वो सब उनके काम का सामान है ना। अरे पायल कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी करे, उससे मुझे क्या। तू भी कमा, फिर हम क्यों तुझे बोलेंगे। मेरा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है और तू उसकी कमाई को पानी में फेंक देती है। कोई सस्ता फ़ोन लेना होगा तो ले ले, इस तरह से तो घर ही नहीं चलेगा। प्रतीक ने भी यही कहा और आप भी अब मुझे यही सुना रही हैं। आप लोगों को तो पहले से ही पता था कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और रात भर नहीं सोती। उसके दिमाग में बस आईफोन चलते रहता है, किसी भी तरह उसे आईफोन चाहिए होता है। ये कौन सी बात हुई? मैं नहीं कमाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आईफोन तो लेकर ही रहूँगी। मैं भाभी से किसी भी रूप में कम नहीं हूँ। अभी भी मेरे पास हुक्म का एक का बाकी है। अगली सुबह पूनम उठने के साथ ही अपने ससुर सुदन के पास पहुंच जाती है सुबह की चाय लेकर। तेरे हाथों में जादू है बहू, चाय पीते ही सर दर्द जैसे छू मंतर हो जाता है। तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना। पापा जी, मुझे ना आईफोन चाहिए, भाभी के पास भी है। सुदन को आईफोन का दाम पता नहीं था और वो कहता है, ठीक है बहू, ले ले तू आईफोन, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लेकर जाना तू। थैंक यू पापा जी। शाम में पूनम आईफोन खरीद कर ले आती है और जैसे ही सुदन के अकाउंट से 1 लाख कटने का मैसेज आता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, बहू ये क्या है, कौन इतना महंगा फ़ोन लेता है। पापा जी, भाभी ने भी तो लिया है। अरे वो कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी ले, उससे क्या। मुझे पता होता कि तुम इतना महंगा फ़ोन लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन लेने की इजाज़त नहीं देता। अभी के अभी फ़ोन वापस करके आओ। पूनम को आईफोन वापस करके आना पड़ता है, जिसके कारण उसके दिल में पायल के लिए जलन और नफरत भर जाती है। पूनम को अब दिन भर ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक रोज़ पूनम जब बाजार से घर लौट रही होती है, तब पड़ोस की एक औरत उससे कहती है, तेरा अच्छा है, आराम से घर पर रहो। बेचारी पायल सुबह पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती है और थक हार कर घर आके अपना काम भी करती है। ऐसा भी कोई तीर नहीं मारती है भाभी। पूनम का मुंह बन जाता है और वो चिड़चिड़ाकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के साथ ही वो देखती है कि प्रतिभा की सहेली सुधा आई हुई है और वो पूनम को देखते ही कहती है, पायल बहुत मेहनती है, कमाती है, वो जो चाहे करे अपने पैसे से। लेकिन आजकल तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं कि सामने वाली कमाती है तब खर्च करती है, बस बराबरी करने चले आते हैं। प्रतिभा तेरी पायल जैसी बहू सभी को मिले, पूरा दिन काम करती है और रात थक कर आकर भी अपना काम खुद करती है, ये किसी को नहीं दिखता। यही तो बात है ना, क्या करूं, किसी को कितना भी समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूनम चिड़चिड़ाती हुई रसोई में चली जाती है। ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का। मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। पूनम चाय लेकर आती है और सुधा को देती है। इतने में पायल भी ऑफिस से घर लौट आती है और सुधा पूनम से कहती है, तेरा अच्छा है बहू, तू दिन भर घर पर जो रहती है। बेचारी पायल इतनी धूप से आई है, इसके लिए भी कुछ चाय पानी ले आ। अरे क्या हुआ पायल, आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। वो मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। पूनम तू खाना बना लेना, कम से कम 5 तरह की सब्ज़ी बनाना, वे लोग खुश होकर जाने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, ऐसे भी बैठे बैठे दिन भर करती ही क्या है, इसी बहाने इसका मन भी लग जाएगा। मन मार कर पूनम को हाँ कहना पड़ता है और वो दोपहर से ही खाना बनाने में लग जाती है। रात में जब पायल के ऑफिस के लोग आते हैं, पूनम खाना लगाती है और खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। खुशबू तो पायल बहुत अच्छी आ रही है, लगता है पूनम ने बहुत मेहनत की है। खाना खा के पता चलेगा कि खाना कैसा है, अच्छा भी है या बस खुशबू ही आ रही है। सभी हंसने लगते हैं। पूनम कुछ कहती उससे पहले ही पायल कहती है, वैसे खाना पायल ने नहीं, मैंने बनाया है। दोपहर में आने के बाद से ही मैं रसोई में आ गई थी। वैसे तो सभी मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ करते हैं, अब देखना है कि आप लोगों को कैसा लगा। सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, इसलिए पूनम खाना परोस रही है। अरे वाह, हमें तो ये पता ही नहीं था कि तुम खाना भी बना लेती हो। पूनम खाना परोसती है। सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ़ की पूल बांध देते हैं। खाना तो लाजवाब बना है,
मन खुश हो गया खाना खाकर। हाँ पायल, रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बना है। अब हर वीकेंड हमें बुला रही हो ना खाने पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी खा पी कर चले जाते हैं, लेकिन पायल पूनम को एक बार भी धन्यवाद नहीं करती खाना बनाने के लिए। पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पायल ने सबके सामने उसका नहीं खुद का नाम ले लिया। रात में थक कर पूनम अपने कमरे में जाती है, जहाँ प्रतीक उससे कहता है, भाभी के बॉस आए थे घर। क्या बात है, लगता है भाभी का ऑफिस में बहुत दबदबा है। ये सब तुम कैसे समझोगी, तुम तो घर पर रहती हो। हाँ हाँ, तुम भी क्यों पीछे रहोगे। पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती है, और अब तुम भी ताना मारो मुझे। मैं दिन भर रसोई में सड़ती रहती हूँ इतनी गर्मी में, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। पायल के रवैये से पूनम का मूड खराब तो रहता ही है, ऊपर से प्रतीक की ऐसी बातों से उसका मन टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक रोज़ पायल पूनम से कहती है, आज फिर से खाने पर मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा बना लेना कुछ। देख, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए पूनम। लेकिन भाभी, आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या? ये सब क्या है? मायके किसी और दिन चली जाना। तुम ऐसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ती हो, घर पर ही तो बैठी रहती हो। मायके फिर कभी चली जाना। पायल की बातें पूनम को चुभ जाती है और वो पायल को सबक सिखाने का ठान लेती है। वो खाना सभी के लिए ज़रूर बनाती है, लेकिन खाने में नमक और मिर्ची ज़्यादा डाल देती है। आज भाभी को उनकी औकात समझ में आएगी। खुद को बड़ी अफसरनी समझती है ना। रात को ऑफिस के लोग आते हैं। पूनम खाना परोसती है। खाना का एक निवाला खाते ही सभी का मुंह बन जाता है। क्या हुआ सर? लगता है आज तुमने खाना नहीं बनाया। लगता है हमारे बार बार आने से तुम परेशान हो गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो आप लोग। मैंने तो बड़े ही मन से खाना बनाया है। क्या हुआ, कुछ तो बताइए। खाने में नमक और मिर्ची कितनी ज़्यादा है। मुझे तो लगा जैसे तू स्कूल में टॉपर थी, वैसे ही खाने में भी तू टॉपर है। क्या टॉपर? भाभी तो 12th क्लास की फेल हो गई थी। भाभी, आपने इन लोगों को बताया नहीं क्या? आपके पापा की सोच से आपको ये नौकरी मिली है। क्या मतलब, तुमने हम लोगों से झूठ कहा? अरे कितना फेंकती हो तुम पायल। सभी बिना खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं और पायल की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में लाल पायल पूनम से कहती है, ये सब तुमने क्यों किया? इतना गंदा खाना बनाया मुझे नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने ख़राब खाना बनाया है तो कल से आप खाना बना लेना। वैसे भी सब यही तो कहते हैं कि मैं दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ। अब पूनम घर के सारे काम करना छोड़ देती है और पायल को ऑफिस के साथ साथ घर के भी काम करने पड़ते हैं। टाइम पर खाना पीना ना मिलने के कारण सुदन, प्रतिभा और प्रतीक को पूनम की अहमियत समझ में आने लगती है। एक रोज़ रात को देर से पायल ऑफिस से आती है और फिर खाना बनाने रसोई में जाती है। भूख से प्रतीक की हालत ख़राब होती है और वो कहता है, पूनम जब खाना बनाती थी तो खाना टाइम पर मिल जाता था, अब तो किसी भी वक्त समय पर खाना ही नहीं मिलता। सही कहा तूने बेटा। हम सबको लगता था कि पूनम करती ही क्या है, लेकिन पूनम जो करती थी ना, वो करना सबके बस की बात नहीं है। इतने में ही पायल रोटी लेकर हॉल में आती है। मम्मी जी, मैंने रोटी बना ली है और सब्ज़ी ज़ोमेटो से ऑर्डर कर दी है। क्या? पूनम ने एक दिन भी हमें बाहर का खाना नहीं खिलाया। बाहर का खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूनम क्या करती थी। बाहर का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन घर संभालना सबके बस की बात नहीं। पूनम तो मुझसे कई ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन हम सब ने उसकी अहमियत नहीं समझी और उसे बस ताने दिए। अब सबको पूनम की अहमियत समझ में आ जाती है। तो चलना चलते हैं मजा लेने। ये मंजू बड़ा अपनी बहू को सीता समझती थी। निकली ना सुपर्णखा। मेरा आवाज़ तो नई बहू की आ रही है सुषमा। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, कहीं सब मुझ पर ना आ जाए। अरे तुझ पर कैसे आ जाएगा बबीता? तूने थोड़ी ना कलेश करवाया है। पर कलेश करने वाली का घर तो मैंने ही बताया था ना सुषमा। स्नेहा और करण का रिश्ता मैंने ही तो करवाया था। तू ना ज्यादा सोच मत। चल देखते हैं आखिर बात क्या है। बबीता और सुषमा मंजू के घर के दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। आप तो चुप ही रहिए, बड़ी आई लेक्चर देने वाली। हाय राम, हमारे घर को क्या हो गया है? तू अपनी जिठानी से ऐसे बात करेगी अब स्नेहा?
अरे कल की आई लड़की ने तो मुझे नहीं छोड़ा, तो तू किस खेत की मूली है बहू। न जाने मेरे किस्मत में क्या पत्थर पड़े थे जो इस कलेश की दुकान को घर ले आई। आज तक जिस घर से चू तक की आवाज़ बाहर नहीं गई थी, आज उस घर का मजाक बनकर रह गया है। तुझे एक ही घर में 2 बहुएं लानी थी, अब ले मज़े। उस जमाने में रोज़ मेरी भाभी से लड़ती थी तू, तो ये तो आजकल की लड़कियां पीछे तो नहीं रहेंगी। तुम ना मुझे ना सुनाओ, ये नहीं कि इससे समझाए। अरे न जाने क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है स्नेहा। मंजू के घर चल रहे बहस में मौका देखते ही मोहल्ले की औरतें मंजू के घर आ जाती है। बड़ा दूसरों की बातें बनाती थी मंजू, तू बच गए ना बर्तन तेरे भी घर। आप अपना घर देखिए, कहीं आपके घर के बर्तन आपके ही सर पर ना बच जाए आंटी जी। जयताली जो चाहती थी वो उसने कर दिखाया था। उसने स्नेहा की इमेज को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी के सामने स्नेहा एक बुरी बहू साबित हो गई थी। तू कुछ बोले इसके पहले मैं ही तुझसे माफ़ी मांग लेती हूँ मंजू। मुझे नहीं पता था इतनी संस्कारी दिखने वाली स्नेहा ऐसी होगी। अब तो तुझे भगवान ही बचाए मंजू, हम तो चल बबीता चलते हैं। शाम के वक्त जयताली खांसती हुई अपने सास के पास आती है। रात के खाने में क्या बना दूँ माँ जी? ऐसे तो सालों से आप सबका खाना बना रही हूँ, पर जब से स्नेहा आई है आप सबके मुंह का स्वाद बदल गया है ना, इसीलिए सोचा पूछ लूँ। वो स्नेहा तो खुद को कमरे में बंद करके बैठी हुई है, तो अब मजबूरी में आप लोगों को मेरे ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बहू, खाना तो खाना होता है। अब हमें क्या पता था कि ये स्नेहा एक टाइम खाना खिलाकर 3 टाइम का खाना निकाल लेगी। पर तू इस हालत में कैसे काम करेगी? तुझे आराम करना चाहिए बेटा। नहीं नहीं माँ जी, काम पहले फिर आराम। हाय मेरी बड़ी बहू कितनी कर्मठ है। और मंजू तो इसी में बुराइयां निकाल रही थी, भगवान से तो डर। अरे तुम तो चुप ही रहो जी, जहाँ पलड़ा भारी वहाँ तुम। जयताली पहले की तरफ पूरी आज़ादी से रसोई में काम शुरू कर देती है। मैं हूँ यहाँ की महारानी, स्नेहा मुझसे न उलझना। तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। अब तक तो आपने बस मेरी शराफत देखी है भाभी। शादी से पहले चेस की चैंपियन थी मैं, कभी अपना नेक्स्ट मूव किसी को बताती नहीं थी, पर वॉर्न कर देती हूँ आपको। अब तैयार रहिएगा भाभी। ये कहकर हंसती हुई स्नेहा रसोई से निकलकर बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती है और अपने फ़ोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर जयताली के खाना तैयार करने के पहले ही डाइनिंग टेबल पर सजा भी देती है। सभी रात के खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। ये खाना ये कहाँ से आया? मैंने जो बनाया वो बताइए माँ जी। आप सबको ये स्नेहा सुबह से क्या कर रही है? हाँ बहू बताती हूँ, मुझे तुम दोनों लड़कों से कुछ बात करनी है। इसके पहले कि आप कुछ कहें, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। कल रात एक बहुत पहुँचे हुए पंडित जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि भाभी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसका उपाय भी बताया है मुझे। पर मुझे ना ये सब झूठ लगा। पर अगली सुबह जैसा आप सब जानते ही हैं, भाभी अचानक से बीमार हो गई और मैं डर गई, इसीलिए मैंने उपाय किया। वाह स्नेहा, कितना प्यार करती हो तुम भाभी से, पर तुमने कैसा उपाय किया? उन्होंने कहा था कि मुझे अभी से 24 घंटे के लिए हर औरत के साथ बदतमीजी करनी है और इसी कारण मैंने सुषमा आंटी, आपसे और भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और देखिए, ऐसा करते ही भाभी एकदम ठीक भी हो गई ना। अरे राम राम राम, ये बात थी। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। वही मैं सोचूं क्या अचानक गाय से सांड कैसे बन गई तो, वो भी सिंग वाली। अरे पर हुआ क्या था, कोई मुझे बताएगा? वो तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मैंने जो खाना बनाया है उसका क्या? टेबल पर स्नेहा के हाथों का बना खाना छोड़कर मैं अब तेरे हाथ का खाना तो नहीं खा पाऊंगा। इसे फ्रिज में रख दे, हम कल खा लेंगे। जयताली के सारे किए कराए पर पानी फिर चुका था। जयताली को देखकर स्नेहा आंख मारती है और कहती है, चेस खेलोगी भाभी? अब जिठानी देवरानी की ये लड़ाई 2 तरफा हो चुकी थी। जयताली एक दांव फेंकती तो स्नेहा दूसरा दांव लेकर तैयार रहती।
दोनों बहुओं में खुद को ज्यादा अच्छा साबित करने की ही होड़ लगी रहती। अरे बहू रुक जा। नहीं माँ जी, बस एक और कोर। और फिर मेरा भी एक कोर माँ जी। कितना खाना खिलाओगे बहू? आजकल तुम दोनों को मुझ पर ज्यादा ही प्यार आने लगा है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है माँ जी, फिर आपके पैर भी तो दबाने हैं। चैताली जैसे ही मंजू के पैर दबाने जाती है, मंजू का दूसरा पैर स्नेहा दबाने लगती है। रोज तो मैं ही आपके पैर दबाती थी ना माँ जी, तो मैं ही आपके पैर दबाऊंगी। अरे अब फिर तुम दोनों लड़ने मत लगना। ऐसे भी मेरा खाना खाइए कर करके तो नाक तक खाना खिला दिया है तुम दोनों ने। चलो दोनों एक एक पैर दबा लो बस। कुछ देर बाद अरे कोई मेरा ये कुर्ता प्रेस कर दो। योगेश के कहने की देर थी कि भागती हुई दोनों बहुएं आती है और योगेश का कुर्ता अपनी ओर खींचने लगती है और कुर्ता फट जाता है। चल ली ना चाल, फट गया ना कुर्ता। हाँ, तो तूने चेस खेला है तो मैं भी कबड्डी जानती हूँ। तुझसे पहले ये घर मेरा था और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। झगड़े में दोनों बहुएं सारी बातें उगल देती है और सभी सब कुछ समझ जाते हैं। ये सब क्या है स्नेहा? ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो एक अच्छी बहू साबित होना चाहती थी। पर करण भाभी है कि उनको सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। उनसे मेरी तारीफ सहन ही नहीं हुई। तो होती भी कैसे? बेटे की तरह जिस देवर को रखा था, बीवी के आते ही वो मुझे पूछता तक नहीं था। दिन रात सभी की सेवा की, पर अब मेरे हाथ का खाना बेस्वाद हो गया था। इसीलिए मैंने चाल चली ताकि स्नेहा से सबको नफरत हो जाए, पर उसने पंडित जी के उपाय का नाम लेकर खुद को बचा लिया। गलती तुम्हारी नहीं चैताली, हमारी है। हमने अनजाने में तुम्हें इतना दुख पहुंचा दिया कि तुम ये सब करने लगी। और स्नेहा की भी कोई गलती नहीं। तुम भी जब इस घर में आई थी एक अच्छी बहू साबित होना चाहती थी, सबका दिल जीतना चाहती थी। स्नेहा ने भी वही कोशिश की, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता चैताली। यहाँ लोगों के घर में एक अच्छी बहू नहीं होती और हमारी यहाँ दो दो हैं। अब से एक दिन चैताली रसोई संभालेगी और एक दिन स्नेहा, और जिसे खाना ना खाना हो बाहर खाए, पर मेरी बहुओं को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं भी सॉरी स्नेहा, मुझसे भी गलती हो गई। अनजाने में हुई अपनी भूल को दोनों बहुएं समझ जाती है और बहनों की तरह खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। दो जुड़वा बहनें, वो भी एक घर की बहू। क्या बात है ना? सास के तो बल्ले बल्ले, ना बहू के बीच लड़ाई और बहनों का प्यार, वो अलग। घर तो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ दीदी? दोनों बहनों को यहाँ इतना टाइम हो गया है और आप ना अभी भी फालतू में शक कर रही हैं दोनों बहनों पर। सब ठीक है? अरे कैसे शक ना करूं? मेरे घर और बेटों का सवाल है, और बहनों में भले कितना ही प्यार हो, जब दोनों में घर और कामों को लेकर तू मैं होगी ना, तब पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं जिंदा हूँ, सामने ही हो जाए, कल को मेरे बेटे अलग हो जाए एक दूसरे से, ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन दीदी अभी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहनें आराम से प्यार से रह रही हैं, तो परेशानी क्या है? वैसे भी बहनों का प्यार हर रिश्ते से ऊपर होता है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बस नाटक कर रही हैं। बहनों में भले ही कितना प्यार हो, लेकिन देवरानी जेठानी बनने के बाद ये प्यार दुश्मनी में बदल ही जाता है। बस अब तक लड़ी क्यों नहीं, यही सोच रही हूँ मैं। तो दीदी एक काम क्यों नहीं करती आप, दोनों की परीक्षा ले लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों बहनें मुश्किल वक्त पर मिलकर साथ देती है या एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो कैसे? आप इन दोनों बहनों को ऐसी सिचुएशन में डालो कि आपको इनका दोनों का बहनों वाला नहीं, बहुओं वाला, देवरानी जिठानी वाला रूप देखने को मिले। समझ रही है ना? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगले दिन सास प्लान के मुताबिक कुछ ऐसा करती है। मीना बहू, ये ले चाबी, आज से तू ही इस घर को संभालेगी। बड़ी बहू है तू इस घर की, कोई मजाक बात है? घर तेरा है, संभाल अब तू ही। लेकिन माँ जी, अभी तक तो आप ही संभाल रही थी ना, तो अचानक से क्यों?
और वैसे भी माँ जी, या तो आप छोटी को दे दीजिए या फिर आप संभालिए, मेरे बस की कहाँ है। वही तो मम्मी जी, और वैसे भी मीना को आदत भी नहीं है यूँ जिम्मेदारी संभालने की। घर पर अक्सर मैं ही सब संभाला करती थी, क्योंकि माँ को मीना पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था? ये क्या बात होती है? अरे कोई बात नहीं टीना, मैं संभाल लूंगी। माँ जी, आप इतना भरोसा करके दे रही है ना, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। सास को लगना शुरू हो जाता है कि अब तो बहनों के बीच फूट पड़ कर रहेगी। देख बहू, तो इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए मैं ये चाबी तुझे दे रही हूँ, और तेरा फर्ज भी है कि तू अब इस घर को संभाले। घर खर्च से लेकर कामों तक हर चीज तुझे ही देखनी है, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दोनों बहुएं चली जाती हैं। अब आएगी इन दोनों की असलियत सामने, कि इन दोनों के बीच में सचमुच में इतना प्यार है या नाटक। आज तो केवल एक दिन था, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन। सुन मीना, मुझे थोड़े पैसे देना, कुछ काम है। लेकिन तुम इस महीने का खर्चा शुरुआत में ही माँ जी से ले चुकी थी ना, तो अब किस चीज के लिए? हाँ, लेकिन अब वो पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे और चाहिए। मैं शाम को अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। तो मुझे माफ करना, मैं तुझे इसके लिए पैसे नहीं दे सकती। वैसे भी इस महीने इतने पैसे बर्बाद हो गए हैं, ऊपर से और पैसे मैं बर्बाद नहीं करवा सकती। बर्बाद? अच्छा जी, मुझे पता है तेरे पास चाबी है और रोज ऑनलाइन सामान घर पर आ रहा है। मैं करूँ क्या तेरा हिसाब, जो तू मेरे से बात कर रही है? बस प्लीज दे देना एक बार, सच्ची में मम्मी जी को नहीं बताऊंगी बस। अच्छा, धमकी दे रही है, और मक्खन भी। मुझे तेरे माँ जी के पास बताने या ना बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे तुझे नहीं दूंगी। मम्मी जी ने तुझे घर की चाबियां क्या दे दी? तू अब मेरी सास बन रही है? ये क्या बात होती है? छोटे होने का एहसास इतना तो मुझे मायके में कभी नहीं हुआ। सास अपने कमरे से सब देख रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि चलो, दोनों का असली चेहरा सामने आ ही गया। मीना ने टीना को पैसे ना देकर अपना बड़ी बहू होने का फर्ज सही निभाया, लेकिन बहन के मामले में टीना को निराश किया। मैं जानती थी आने वाले समय में ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ मैंने इनकी ये परीक्षा लेने का सोचा। अब देखते हैं टीना क्या करेगी। शाम को सास घूम कर आती है और दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ हंसता देख हैरान रह जाती है। तुम दोनों यहाँ एक साथ हंस रही हो? हाँ, क्यों माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हमें रोना तो आता ही नहीं है। अरे वो सुबह तुम दोनों लड़ रही थी ना, तो मैंने सोचा दोनों अलग हो गई हो। अच्छा, वो तो माँ जी ऐसी, बाद में मुझे सब समझ में आया कि मीना ने मुझे क्यों मना किया, इसलिए मैंने मीना से माफ़ी मांग ली और हम दोनों ने सुलह कर ली। माँ जी, आपने उस पर जिम्मेदारी दी है, पूरी नहीं हुई तो मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, वैसे समझ में क्या आया तुम्हें? यही कि माँ जी, अगर मैं उसे पैसे दे देती तो बाद में इसकी वजह से आप मुझे डांटती कि मैंने आपको निराश किया और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया। इसलिए इसने बाद में आकर खुद से ही मुझसे माफ़ी मांग ली। सही किया ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्या सोचा था और क्या हो गया, इस परीक्षा में तो पास हो गई। ऐसे ही सास अपनी जुड़वा बहुओं को अलग अलग परिस्थिति में रखकर दोनों की परीक्षा लेती और दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनती और एक दूसरे का साथ देती। कुछ दिनों बाद, बहू मेरे कमरे से जरा साड़ी तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं जाकर लाती हूँ, तुम आराम करो। क्यों, टीना को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ जी, वो हमने आपको बताया नहीं कि। क्या नहीं बताया? टीना अब माँ बनने जा रही है मम्मी जी। टीना पेट से है। और तुम खुश हो कि टीना पहले माँ बन रही है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। अरे माँ जी, से क्या फर्क पड़ता है कि बड़ी बहू कौन है? फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहन माँ बनने जा रही है और उसके ऐसे समय में मैं उसकी बहन, उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए इस घर में हूँ। और माँ जी, ये बड़ी छोटी बहू से क्या फर्क पड़ता है? बच्चा पहले बड़ी बहू करे या छोटी बहू, लेकिन वो बच्चा है तो इस घर का ना। वो नन्हा मेहमान है तो इसी घर का सदस्य।
तो ये बड़ी बहू छोटी बहू कोई मैटर नहीं करता। माँ जी वैसे क्या हुआ, आप खुश नहीं हो क्या कि मेरे से पहले टीना माँ बनने जा रही है? मैं क्यों खुश नहीं होंगी, मेरा पोता आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है वो तुम दो या टीना, फिर भी मैं तो बनूंगी दादी ही ना। जा बहू, जल्दी से मिठाई लेकर आ। बहू मिठाई से अपनी सास का मुंह मीठा करवाती है। तुम दोनों ने मिलकर आज बहुत बड़ी सीख दी है। मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आओगी तो घर की चाबियों के लिए लड़ोगी झगड़ोगी एक दूसरे से, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने बखूबी से अपने हर काम और फर्ज को पूरा किया। मैं खुश हूँ और गर्व से बोलती हूँ कि मैं तुम दोनों जुड़वा बहुओं की सास हूँ।